भास्कर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है या भौतिक प्रदेश है कि राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? उनमें जो पहला है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो चौथा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसका दूसरा नाम है हाड़ौती का पठार। ये 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान की। अभी राजस्थान का मानचित्र है, इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। फर्स्ट, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे राजस्थान में थार का मरुस्थल कहा जाता है। दूसरा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और एक चौथा है ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं। अब हम इसके आगे अध्ययन करेंगे कि ये जो भौतिक प्रदेश है इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये कौन कौन से काल में या कौन कौन से युग में बने हुए, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। ये किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई और कौन कौन से युग में ये बने हुए हैं। राजस्थान की उत्पत्ति और उनका निर्माण किस युग में हुआ है, किस काल में हुआ है, उसको हम एक सारणी के रूप में बनाते हैं कि पहला तो हमारा हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हमारा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हमारा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा हमारा है हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश।
ये चार भौतिक प्रदेश है। अब पहले देखते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति हुई थी टेथिस सागर के अवशेष से मानी जाती है। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गोंडवाना लैंड से। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा से। गंगा और यमुना नदी द्वारा, यमुना गंगा नदी द्वारा लाई गई मृदा से। और जो हाड़ौती का पठार है या दक्षिणी पूर्वी पठार है, पठारी प्रदेश है, उस उत्पत्ति मानी गई है गोंडवाना लैंड है, इसमें ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। ये हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो, और उनका जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई उनके बारे में हो गई। अब इसके बाद देखेंगे कौन से काल में इनकी उत्पत्ति हुई, अर्थात कालखंड के बारे में हम देखेंगे कालखंड कौन सा है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें जिस कालखंड में व्युत्पन्न हुआ वो है नियोजोइक काल, नियोजोइक महाकल्प, जिसे नूतन महाकल्प भी कहते हैं। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसका जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये जिस कालखंड में हुआ उसका है एजोइक महाकल्प, एजोइक महाकल्प, या इसे कहते हैं आधे महाकल्प। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भी नियोजोइक महाकल्प में है। नियोजोइक महाकल्प में या नूतन महाकल्प कह सकते हैं हम इसे। और जो हमारा हाड़ौती का पठार है वो है, जो हाड़ौती का पठार है वो है मीसोजोइक महाकल्प में, मीसोजोइक महाकल्प, या इसे कहते हैं मध्यजीवी महाकल्प। इनमें देखें कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका जो काल है महाकल्प है वो है नियोजोइक महाकल्प। अगर इसमें भी हम देखें तो कौन सा काल है वो है प्लीस्टोसिन युग या प्लीस्टोसिन काल, प्लीस्टोसिन युग या काल। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये है प्रीकैम्बियन काल का, प्रीकैम्बियन काल। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये भी प्लीस्टोसिन काल का है, प्लीस्टोसिन काल का। और जो हाड़ौती का पठार है ये है क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल। ये हो गए हमारा कि जो भौतिक प्रदेश है वो उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, कौन से कालखंड में हुई उसके बारे में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कालखंड के अनुसार जो भौतिक प्रदेश है उनका क्रम कौन सा है, तो वो हम देखेंगे कालखंड के अनुसार भौतिक प्रदेशों का जो क्रम है वो क्या है।
अभी जो कालखंड है इसके अनुसार भौतिक प्रदेशों का क्रम है, उसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में आता है हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बाद आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में आता है हमारा थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये हो गए इनका क्रम कि अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कालखंड के अनुसार भौतिक प्रदेशों का सही क्रम क्या है, तो वो है इनमें जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये सबसे प्राचीन है, अर्थात सबसे प्राचीन है, और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये नवीन है, न्यूनतम है। अगर इनमें देखें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये हो गया हमारा कालखंड के अनुसार भौतिक प्रदेशों का क्रम। अब यहां हमने पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई, अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसी गोंडवाना लैंड से हुई, पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा यमुना से लाई गई मृदा से हुई, और हाड़ौती के पठार की गोंडवाना लैंड में जो ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा हुई। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो गोंडवाना लैंड है ये क्या है। टेथिस सागर से जो पश्चिमी मरुस्थलीय की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। वर्षों पूर्व, काफी वर्षों स्टार्टिंग में, मतलब जो भूखंड भाग था, ये जो भूखंड भाग है या हम बोलते हैं कि स्थल भाग है, जो स्थल भाग है इसको पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया है इसका नाम, पेंजिया, या कहीं कि आपको पेंजियम भी मिल सकता है, पेंजियम। ये जो स्थल भाग था पेंजिया, इसके चारों ओर जल भाग था, विस्तृत जल भाग इसके चारों ओर। ये क्या है? जल भाग। और ये जल भाग है ये पैंथालासा कहलाता था। ये जो स्थल भाग है पेंजिया या पेंजियम, इसमें दो भाग थे। जो उत्तरी पेंजिया था, यह उत्तरी भाग, इसका नाम था अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी पेंजिया था या दक्षिणी भाग, ये था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना। ये जो पैंथालासा भाग था, ये जल भाग था, ये था टेथिस सागर। कालांतर में जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है इनमें टक्कर हुई होगी, जिससे ये जो स्थल भाग है या महाद्वीप है, स्थलीय महाद्वीप, स्थल भाग को महाद्वीप कहते हैं, और ये जो जल भाग है महासागर, ये विभक्त हो गए। अर्थात उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया टक्कर के फलस्वरूप ये विभक्त हो गए, विभाजित हो गए। और जो टेथिस सागर था इसका जो अवशेष है, अवशेष वो मरुस्थल के रूप में, जो टेथिस सागर का अवशेष है वो मरुस्थल के रूप में बदल गए। जो पेंजिया पैंथालासा है इनके बारे में
पैंथेलासा पेंजियम है, ये जो महासागर महाद्वीप है। जो पैंथेलासा है इसका जो इस वर्तमान में जो मुख्य महासागर वो है प्रशांत महासागर। और इनके बारे में जो सबसे पहले बताया था उन वैज्ञानिक का नाम है वल्फ्रेड वेजनर। वल्फ्रेड वेजनर के अनुसार जो महाद्वीपों का संयुक्त रूप है वो पेंजिया कहलाता है, और जो महासागरों का संयुक्त रूप था वो पैंथेलासा कहलाया वल्फ्रेड वेजनर के अनुसार। इसके बाद हम देखें कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमने पढ़ा कि राजस्थान की उत्पत्ति के जो भौतिक प्रदेश है उनमें जो अरावली भौतिक प्रदेश है उसका जो निर्माण हुआ वो गोंडवाना लैंड से हुआ, अर्थात गोंडवाना लैंड है इससे अरावली का। और हमने पढ़ा था कि जो हाड़ौती का पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार है, उसका निर्माण गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ, अर्थात गोंडवाना लैंड से अरावली का और हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ। और जो उत्तरी पे जो हमारा टेथी सागर है, ये टेथी सागर, इससे हमारा हुआ राजस्थान का अर्थात थार के मरुस्थल का और मैदानी भाग का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर एक हम देखें कि हमारा जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में, या फिर हम कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है। तो यहां से एक जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे जो विश्व है इसमें जितने भी हमारे जो मरुस्थल हैं वो अधिकांश से पश्चिम दिशा में स्थित है। जो हमारे अधिकांश विश्व के जितने अधिकांश मरुस्थल है वो पश्चिमी में है। जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया में अरब मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट मरुस्थल। और हमारा जो थार का मरुस्थल है वो भी हमारे राजस्थान की पश्चिम दिशा में स्थित है। थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल वो है हमारे राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान में। और देखें यहाँ पर चौथा एग्जांपल देखें कि जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का जो आटागामा मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत है, एंडीज नामक पर्वत है, उसके पश्चिम स्थित है, उसके पास है, उसके पश्चिम में स्थित है, एंडीज पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है कि एशिया पश्चिमी एशिया में जो मरुस्थल स्थित है, पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी एशिया में जो मरुस्थल है वो है अरब का मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है वो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट मरुस्थल, और थार का मरुस्थल हम सब जानते हैं राजस्थान में थार का मरुस्थल पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान के, और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के पश्चिम में स्थित है आटागामा मरुस्थल। ये अधिकांश मरुस्थल है, ये पश्चिम दिशा में क्यों स्थित है? इसका जो लॉजिक वो ये है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ गति करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। हमारी जो पृथ्वी है हम सब जानते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। तो जो जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टक्कर हुई होगी, जिससे विभक्त हो गए होंगे विभिन्न महाद्वीपों में और महासागरों में, तो जो जलीय भाग है वो पृथ्वी की दिशा की या पृथ्वी की घूर्णन दिशा की तरफ पूर्व दिशा में स्थित हो गए, और जो मरुस्थलीय भाग था वो उसके पश्चिमी दिशा में स्थित हो गए, पश्चिमी दिशा में स्थित हो गए। ये था हमारा कि जो राजस्थान की उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने कहा कि टेथी सागर से राजस्थान की उत्पत्ति हुई,
तो उसके जो जो प्रमाण मिलते हैं कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से प्रमाण है जिससे हमें पता चलता है कि थार के मरुस्थल की या राजस्थान की उत्पत्ति है वो टेथी सागर से हुई। टेथी सागर से उत्पत्ति कैसे हुई राजस्थान की, इसमें हम सबसे पहले देखें तो पहला जो कारण है वो है कि जो हमारा थार का मरुस्थल इसमें अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। अवसादी चट्टानों की प्रधानता, अवसादी चट्टानों की प्रधानता होने के कारण इनमें जो परंपरागत स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत हैं, परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, इनके प्रचुर भंडार है या बहुलता है इनकी। इसके बाद हम चौथा कारण है उसके बारे में देखें कि जो जैसलमेर का एक गांव है कुलधरा ग्राम, ये जैसलमेर में है। ये जो कुलधरा ग्राम है इसमें मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम चौथा देखें कि राजस्थान जो जैसलमेर इसमें है आगल गांव जीवाश्म पार्क। ये जो है ये भी जैसलमेर में स्थित है, आगल गांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर में स्थित है, जहां पर जुरेसिक काल के जीवाश्म संरक्षित हैं। ये जुरेसिक काल के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। और पांचवा और सबसे मेन जो इसका कारण है कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान के थार के मरुस्थल की उत्पत्ति टेथी सागर वो है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है इसमें खारी झीलों की बहुलता है, खारी झीलें पाई जाती है। ये जो पांच मुख्य कारण है ये हो गए, इनका जो मतलब है ये है कि इन कारणों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति थार के मरुस्थल की उत्पत्ति टेथी सागर के अवशेष से हुई है, जिसमें हमें अवसादी चट्टानों की प्रधानता मिलती है। जो हमारे परंपरागत स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनकी बहुलता है। टेथी सागर मेन है जो कुलधरा ग्राम है जैसलमेर में, वहां मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि टेथी सागर था, कालांतर में ये थार के मरुस्थल में परिवर्तित हो गया, लेकिन जो इसमें जीव जंतु थे, मछलियां थी, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो हमारा सागर होता है, महाद्वीप या महासागर होता है, महासागर होता है, हमारे जो महासागर होते हैं उनका जो जल होता है वो लवणीय होता है अर्थात खारा होता है, इसलिए राजस्थान में खारी झीलों की बहुलता पाई जाती है। इन पांच कारणों से हम ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान थार के मरुस्थल की उत्पत्ति है वो है टेथी सागर से हुई है। और यहां पर देखें कि अवसादी चट्टानें हैं, इनके साथ साथ अर्थात गैर परंपरागत स्रोतों के साथ साथ राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, जैसे हमारा सौर ऊर्जा हुआ, बायोगैस हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ये होते हैं हमारे गैर परंपरागत स्रोत। और ये जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है ये है हमारे परंपरागत स्रोत, इनकी बहुलता पाई जाती है राजस्थान में। अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, 4 भौतिक प्रदेश है, उनमें हम जो पहला भौतिक प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, ये कितना % है, इसमें जनसंख्या कितनी है, मृदा कौन कौन सी है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है,
उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो राजस्थान का सबसे अधिक सर्वाधिक बड़ा जो प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये इसका दूसरा नाम जो हमने पढ़ा है वो है थार का मरुस्थल। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल है, ये भारत और पाकिस्तान में विभाजित है। भारत और पाकिस्तान में, भारत में है 62%, पाकिस्तान में है 38%। भारत में भी ये राजस्थान में है 61.11% और इसके अलावा 0.89% है वो है गुजरात, पंजाब और हरियाणा। इसके बाद हम देखें जो थार का मरुस्थल है या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो भारत के तो पूर्व में स्थित है, बट पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी में स्थित है। और ये जो 38% है ये है सिंध और पंजाब प्रांत में, सिंध और पंजाब प्रांत में ये विस्तृत है, पाकिस्तान का जो थार का मरुस्थल है। इसके बाद हम देखेंगे जो राजस्थान है, इसमें जो थार का मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश का ये कितना है, वो है 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। ये जो संपूर्ण राजस्थान में जो संपूर्ण थार का मरुस्थल है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,09,042 किलोमीटर। इसके अलावा अगर एग्जाम में से पूछ ले कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, इसमें जो पूर्ण रूप से मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो जो पूर्ण मरुस्थल है उसका जो क्षेत्रफल वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का जो दूसरा मेन है कि यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो जनसंख्या है वो करती है 40%। अर्थात राजस्थान के जो थार के मरुस्थल है, राजस्थान में जितनी जो संख्या उसका जो 40% है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। और ये जो स्थान है ये है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। इसके बाद हम देखें कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, इनकी विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल है, उसकी जो विशेष राजस्थान की विशेषता की कौन कौन सी है, राजस्थान की विशेषताएं, राजस्थान की नहीं, जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जो विशेषताएं वो पढ़ेंगे। जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है, तो इसकी जो विशेषता है इसमें जो पहला है वो है मिट्टी। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी, जिसका दूसरा नाम या वैज्ञानिक नाम है एंटीसोल। और ये भी सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर में। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें जो नदी है, प्रमुख नदी कौन सी है, इसमें जो प्रमुख नदी है वो है लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। इसमें एक जो प्रमुख लॉजिक है वो या प्रमुख बात है वो ये है कि गुजरात के बालोतरा तक
ये जो नदी होती है वो होती है, इसका जो जल होता है वो है तो मीठा, और इसके बालुत्रा के बाद इसका जो जल हो जाता है वो खारा हो जाता है, एक खारी झील बन जाती है। इसके बाद हम देखें चौथा, लूनी नदी के बाद हम चौथा वो देखें कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जो विशेषता वो क्या है कि ये विश्व में जितने भी मरुस्थल है उसमें विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या व जैव विविधता वाला मरुस्थल है ये, जैव विविधता वाला मरुस्थल। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो विश्व में जितने भी मरुस्थल है उन सभी मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या और जैव विविधता किस मरुस्थल में पाई जाती है, वो है थार का मरुस्थल। इसके बाद हम चौथा पॉइंट देखें कि जो ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये हमारा जो भारतीय महाद्वीप है, भारतीय महाद्वीप में ये ऋतु चक्र और मानसून को आकर्षित करता है। ऋतु चक्र को बनाए रखता है एक तो, या ऋतु चक्र को प्रभावित करता है, और दूसरा क्या है, ये मानसून को आकर्षित करता है। वो कैसे कि जो थार का मरुस्थल है यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, और जो हमारे महासागर है, हमारे देश के चारों जो महासागर है उनसे जो पवनें आएंगी वो इस तरफ आकर्षित होंगी, जिससे वहां यहाँ निम्न वायु दाब है और यहाँ उच्च वायु दाब होता है। तो जो वायु दाब है, निम्न वायु दाब है, इस कारण ये पवनें इधर की तरफ आकर्षित होंगी, जिस वजह से जो भारतीय महाद्वीप है, भारतीय महाद्वीप अर्थात भारत व इसके जो पड़ोसी देश है वो, इनमें ऋतु मानसून आकर्षित होते हैं। किस वजह से? थार के मरुस्थल की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निम्न वायु दाब है, और उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जब जल वर्षा होती है, और जो ऋतु चक्र वो भी इस कारण होता है। ऋतु चक्र अर्थात शरद से ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म से बसंत ऋतु, या ग्रीष्म से हम कहते हैं वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु से फिर शरद ऋतु। ये जो क्रम है, ऋतु चक्र है, ये थार के मरुस्थल की वजह से होता है। इसके बाद हम देखें कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें वनस्पति कौन सी पाई जाती है। इसमें जो मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है वो है मरुद्भिद वनस्पति या जियोफाइट्स। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका ढाल कैसे है, किधर से किधर इसका जो ढाल है, इसका ढाल देखेंगे। जो हमारी लूनी नदी है वो यहाँ नागपाड़ी से और इधर बंगाली खाड़ी में गिरती है। जो लूनी नदी है इसकी जो दिशा है वो है उत्तर से दक्षिण, अर्थात जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जो दिशा आएगी या इसका जो ढाल आएगा वो आएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अर्थात एग्जाम में अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ, अर्थात एग्जाम में 4 दिशाएं दी गई हो, हमारी जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है पश्चिम मरुस्थलीय, उसकी जो ढाल है वो होगा उत्तर दक्षिण की तरफ होगा। अगर इनकी जो मध्योत्तर दिशा है अर्थात उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व
दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अगर ये दिशाएं दी हो, अर्थात 4 दिशाओं के संदर्भ में तो उत्तर दक्षिण दिशा आएगी, और अगर 8 दिशाओं के संदर्भ में पूछे तो इसकी जो जो हमारा प्रदेश है, इसका जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये हो गई कुछ बातें या विशेषताएं थार के मरुस्थल या भौतिक प्रदेश के बारे में। इसके बाद देखेंगे हम कि जो थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको एक रेखा है वो 2 भागों में विभाजित करती है। उस रेखा का नाम है 25 सेमी समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा या कहीं कहीं पर ये वर्षा रेखा के नाम से भी पढ़ी जाती है। 25 सेमी समवर्षा रेखा। जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 2 भागों में विभाजित करती है। जो पहला भाग है अर्थात 25 सेमी से कम वर्षा, 25 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र, ऐसे कह सकते हैं कि 10 से 20 सेमी जहां पर वर्षा होती है वो क्षेत्र, वो कहलाता है शुष्क प्रदेश। और जो दूसरा है वो है 25 सेमी से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। 25 सेमी से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि 20 से 40 सेमी वाला वर्षा क्षेत्र है, वो कहलाता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र ये है समवर्षा रेखा है। इसके अलावा जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, 2 भागों में विभाजित हो गया। 25 सेमी समवर्षा के कारण 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं शुष्क प्रदेश, या इसका तो दूसरा नाम है वो है राठी प्रदेश। और जो 25 सेमी से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, या कैसे 20 से 40 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है, वो कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, या इसका तो दूसरा नाम है वो बांगड़ प्रदेश। अब हम ये देखें कि जो शुष्क प्रदेश है, हम अध्ययन करेंगे शुष्क प्रदेश का या राठी प्रदेश का। शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 3 राज्यों में 3 जिलों में फैला हुआ। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक है जैसलमेर के मुख्य रूप से पोखरण में, दूसरा है जोधपुर, मुख्य रूप से फलोदी में, और तीसरा है वो है बालोतरा बाड़मेर। ये जो राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें ये जो इलाके हैं या ये जो स्थान है, यहाँ पर जो मरुस्थल फैला हुआ है वो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्थात यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये जो त्रिभुजाकार आकृति है, ये जो त्रिभुजाकार आकृति है, ये जो त्रिभुजाकार आकृति है ये कहलाती है हममादा। अब ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये कहाँ होता है? जैसलमेर में, जोधपुर और बाड़मेर में स्थित है। इनके जो जहां पर मुख्य रूप से है वो है पोखरण, फलोदी और बालोतरा। अब इसके बाद हम देखें कि जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है
इसे कहते हैं चट्टानी प्रदेश। इसका जो दूसरा नाम है वो चट्टानी प्रदेश या पथरीला प्रदेश। ये इसी का नाम है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा है, उसका जो मान है अर्थात सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ये एक अच्छा स्थान है। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक सीज नामक सीज स्थापित की गई है। यहाँ पर हम्मादा में सीज, ये हमारा हम्मादा हो गया। यहाँ पर सीज की स्थापना की गई है। ये सीज क्या है? ये है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, इसकी फुल फॉर्म है सीज की। जो ये सीज है ये किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया? वो है अक्षय ऊर्जा निगम। ये अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना अगस्त 2000 में हुई, अगस्त 2000। और इसका जो मुख्यालय है, अक्षय ऊर्जा निगम का जो मुख्यालय है वो है जयपुर। ये जो अक्षय ऊर्जा निगम है ये राजस्थान के जो सौर ऊर्जा है पैनल है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये जो अक्षय ऊर्जा निगम है ये राजस्थान की परंपरागत है, राजस्थान के परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास में योगदान करती है। ऊर्जा स्रोत के विकास में योगदान प्रदान करती है। जो अक्षय ऊर्जा निगम है, अक्षय ऊर्जा निगम है, ये दो संस्थाओं से मिलकर बना है। अर्थात इससे पहले ये जो अक्षय ऊर्जा निगम थी दो संस्थाओं से मिलकर बना है। वो कौन कौन सी हैं? वो है, एक तो है REDA अर्थात राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है वो है RPCL राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो RED है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, और जो RPCL है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और इन दोनों के संयुक्त रूप से या इन दोनों के मिलने से जो नई संस्था बनी वो है अक्षय ऊर्जा निगम अगस्त 2000 में। और ये जो अक्षय ऊर्जा निगम है इसके द्वारा ये सीज का संचालन किया जाता है हम्मादा, अर्थात ये जो शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर हम देखें कि जो अक्षय ऊर्जा निगम है इसका जो दूसरा नाम है वो है राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम। ये भी अक्षय ऊर्जा निगम, या हम जो ये दो है जो REDA और RPCL, इनके जो निर्माण के स्वरूप जो ही उसका दूसरा नाम है ये। अब हम यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो ये है पोखरण जैसलमेर और बालोतरा ये जो क्षेत्र है पोखरण जैसलमेर में, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो इनके बीच में जो अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां,
अवशिष्ट पहाड़ियां, उनको मगरा कहा जाते हैं, उनको कहा जाता है मगरा। इसके बाद जो हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बाद हमारा जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, इसमें मरुस्थल के कितने प्रकार है, अर्थात मरुस्थल कौन कौन से हैं। इसमें जो मरुस्थल है उसका एक तो हमने पढ़ लिया हममादा, दूसरा है इर्ग, और जो तीसरा है वो है रैग। हममादा, इर्ग और रैग। हममादा हमने पढ़ लिया, कौन सा होता है हममादा, जो मरुस्थलीय या हम कह सकते जो पथरीला 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 मरुस्थल होता है वो होता है हममादा। इर्ग है ये संपूर्ण मरुस्थल है, संपूर्ण जो मरुस्थल है उसको इर्ग कहा जाता है। और हममादा के चारों ओर जो स्थित है, जो रैग मरुस्थल कहलाता है, हममादा के चारों ओर स्थित, चारों ओर स्थित मरुस्थल, स्थित मरुस्थल वो रैग कहलाता है। जो इर्ग है वो संपूर्ण मरुस्थल है, और रैग है वो मिश्रित मरुस्थल है, मिश्रित मरुस्थल, अर्थात ये हममादा के चारों ओर स्थित मरुस्थल है। ये हो गए हमारे मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार। इसके बाद हमारा जो दूसरा, जो 25 सेमी वर्षा वाला जो दूसरा क्षेत्र है, जहां 25 से 25 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो है हमारा अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। तो अर्धशुष्क प्रदेश वह यहाँ पर जो शब्दावली है, अर्थात पश्चिमी मरुस्थल में जो जो शब्द आते हैं प्रमुख, उसके रूप में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और हमारे YouTube चैनल भाषा क्लासेस को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।